यार सिर्फ 30 दिन बचे हैं मेरे नीट एग्जाम में और केमिस्ट्री में मेरा क्या होगा कुछ नहीं पता। सिर्फ 1 महीना बचा है। फिजिक्स मेरा सही है, बायो मेरा सही है, लेकिन केमिस्ट्री में मैं कैसे रिवाइज करूं? केमिस्ट्री में कैसे इन 30 डेज का मैं यूटिलाइजेशन करके 160 प्लस स्कोर कर जाऊं? तो यार ये मेरे को कैसे पता चलेगा? अगर भैया आप लोगों को भी ये सवाल मन में आते हैं, अगर आप लोगों को भी ये घबराहट होती है, बोले तो दिल धक 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 करेला होता है, तो आज इस वीडियो में आपके इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। आपकी इस घबराहट का, आपकी इस परेशानी का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। स्वागत है दोस्तों, मैं अभिषेक अग्रवाल आपके ही फेवरेट चैनल नीट गुरुकुल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे दमदार तरीके से कि कैसे हम लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, जो कि भैया केमिस्ट्री को लेकर होगी, कि लास्ट 1 मंथ अगर तुम्हारे पास है और तुम्हें केमिस्ट्री के चैप्टर को रिवाइज करना है, केमिस्ट्री पर अगर तुम्हें कमांड बनानी है, तो किस तरीके से तुम वो कमांड बना सकते हो भाई। तो पूरे तरीके से रिवीजन स्ट्रैटेजी है ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी केमिस्ट्री में लग तो रहा है कि पढ़ सब लिया है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ रहा। वो जो क्वेश्चन लगाते हुए वो जो इजी वे में आंसर तुरंत आना चाहिए, वो आंसर आने में टाइम लग रहा है, वो आंसर बहुत डिले हो रहा है आने में। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है, उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा आपका ये सेशन, आज का सेशन, जिसमें मैं बहुत डिटेल में आपको तीनों केमिस्ट्री के एस्पेक्ट्स, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी आखिरी 30 दिन में अप्लाई कर सकते हो, और कैसे आप 180 में से 160 प्लस स्कोर ला सकते हो केमिस्ट्री के नीट एग्जाम में। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 30 डेज, हाउ टू रिवाइज द होल केमिस्ट्री सिलेबस। इसकी स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले भैया शुरुआत अगर हम लोग करें, तो शुरुआत में हम सबसे पहले यह देखते हैं कि यू हैव टू बी रेडी टू कंपेंसेट फॉर द टाइम यू हैव लॉस्ट। पहली बात तो देखो, जो हो चुका वो हो चुका भाई, बायगॉन इज बायगॉन। अब आप उस बीते हुए समय को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब जो समय बचा हुआ है, इसमें अगर आपने बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान किया और उस स्ट्रैटेजी को सिर्फ मन में प्लान करते हुए ना, मन में प्लान करे हुए ना रखते हुए उसको एग्जीक्यूट भी किया, तो हो सकता है आपने जितना समय खो दिया है उसको आप बिल्कुल कंपेंसेट कर सकते हो, और 30 दिन में कंपेंसेट हो भी जाएगा। काउंट ऑन में भैया 30 दिन में कंपेंसेट हो भी जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रैटेजी में सबसे पहले यू हैव टू गो फॉर 1 शॉर्ट वीडियोस ऑफ एवरी चैप्टर। अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए, तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं पूरी थ्योरी फिर से पढ़ लूं, पूरा टॉपिक फिर से पढ़ लूं। अब नहीं, अब आपको सिर्फ क्या करना है, 1 शॉट जितने भी अवेलेबल है जिस किसी भी चैप्टर के, आपको उसके क्विक रिवीजंस लगाने चाहिए, आपको इसके तुरंत रिवीजंस लगाने चाहिए, एंड डायरेक्टली टारगेट फॉर द एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक्स, और सीधा एमसीक्यू पर आ जाओ। आप बिल्कुल भी थ्योरी पार्ट पर वेस्ट मत करो अपना टाइम। जितने भी एमसीक्यूज आपको लगते हैं कि भाई इस पर ये एमसीक्यू में लगा लूं, क्योंकि यहां अप्रोच हमें यह बदलनी पड़ेगी कि हम कन्वेंशनल तरीके से नहीं चल सकते। कन्वेंशनल तरीका क्या होता है, पहले आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के बाद आपने डीपीपी लगाई, डीपीपी के बाद आपने टेस्ट दिया। नहीं, अब इतना टाइम नहीं है भाई इस एल्गोरिदम को फॉलो करने का। अब आपके पास क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से, कि आपको सीधे क्वेश्चंस लेकर बैठना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में बात करूं, सॉल्यूशन चैप्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की अब थ्योरी से कुछ मतलब नहीं है। अब अगर मुझे उसके थ्योरी समझनी है, तो सबसे बेहतर तरीका है कि मैं उसके एमसीक्यूज स्टार्ट कर दूं, मैं सीधा क्वेश्चन लगाऊं, क्वेश्चन करते करते ही मेरे को थ्योरी समझ में आएगी। और ऐसा नहीं है कि नहीं आती, क्वेश्चन करते हुए भी आपको थ्योरी समझ में आ सकती है। तो आप क्या करो, क्वेश्चंस को अप्लाई करो, और क्वेश्चंस को बैठो, पेन को गोदते जाओ, लिखते जाओ, गिवन डेटा लिखते जाओ न्यूमेरिकल्स में, या क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिख लो पहले ही, कि यार ये चीज निकालनी है, उस फॉर्मूले में देखो क्या क्या तुम्हें दिया है क्वेश्चन में। आप यकीन मानो, आप 1-1.5 मिनट क्वेश्चन को बहुत डेडिकेटेडली अगर सोचोगे, तो क्वेश्चन में से वो कहते हैं ना, जिन टाइप का कोई बाहर निकलेगा और वो तुम्हें सोल्यूशन बताएगा, एकदम से तुम्हारे दिमाग में क्लिक होगा। ऐसा होता है। तो वो चीज तुम्हें अप्रोच लानी पड़ेगी, वो स्ट्रैटेजी भैया तुम्हें लगानी पड़ेगी यहां पर। अब तुम थ्योरी पूरी पढ़ो, फिर डीपीपी सॉल्व करो, फिर टेस्ट सीरीज दो, अब इतना टाइम 30 डेज में नहीं बचा। तो इसलिए सीधे क्वेश्चंस पर आओ। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, सीधे हमने क्या करा, क्वेश्चन लगाया,
और क्वेश्चन के दम पर हमने क्या देख लिया भैया, क्वेश्चन के दम पर हमने थ्योरी समझ ली। और अगर इन केस आपको थ्योरी पर कमांड चाहिए, फिर भी चाहिए, तो फिर उसके लिए तो मैंने बोल ही दिया, पहले वन शॉट आप पढ़ो। तो वो वन शॉट आपको पढ़ने चाहिए जो सबसे बेसिक तरीका है, सबसे आसान तरीका है। एंड डू प्रैक्टिस द डायरेक्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, जो भी सॉल्व कराने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बताई है, प्रैक्टिस डायरेक्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स टॉट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस विद वेयर एवर पॉसिबल। क्योंकि जहां पर आप शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करोगे वहां पर टाइम बचेगा भाई। कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। ये जो घड़ी दौड़ रही है, ये घड़ी जो कांटा जो दौड़ता है, ये तुम्हारी हार्ट बीट से भी तेज दौड़ता है भाई। खैर एग्जाम टाइम में तो हार्ट बीट इससे तेज दौड़ती है, लेकिन जब प्रिपरेशन करोगे तो पता नहीं चलेगा ये टाइम कितनी जल्दी भाग रहा है। तो उस टाइम को कंपेंसेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स आते हैं उस चैप्टर के, जिस चैप्टर को आप लेकर बैठ रहे हो, उसके पहले ही एक पेपर में आपने सारे शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले लिख लिए। इनकेस अगर आपके पास नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाएंगे तो मैं वहां पर आपको 100% सारे शॉर्ट ट्रिक्स और सारे फॉर्मूलेस की शीट दे दूंगा। तो उसको बस कुछ मत करना, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, या जहां भी तुम ज्यादा विजिट करते हो, वॉशरूम में ज्यादा विजिट करते हो तो वॉशरूम के दरवाजे के पीछे चिपका लेना। और अगर जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे, जो इनको टेंशन ही नहीं हो रही, वो लोग सीलिंग पे चिपका ले। सीलिंग पे इसलिए चिपका ले क्योंकि पढ़ नहीं रहे तो सोओगे तो सही, और सोओगे तो वो शीट दिखेगी। मेरा काम है बस शीट को दिखाना, जहां तुम जाओ वो शीट लेकर जाओ। वो शॉर्ट ट्रिक्स और फॉर्मूले की शीट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बट इफ इन केस आपने खुद से भी बनाई है, पूरे साल भर पढ़कर भी बनाई है, तो वो शीट भी आपकी यहां पर काम करेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना समय जो आप खो चुके हो उसको कंपेंसेट करना है अगले 30 डेज में, और ये उसकी बेसिक स्ट्रैटेजी है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे अगर हम लोग बात करें, सो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट और प्रायर चीज होती है जो आपको 30 डेज में करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम भटकते हैं, हम देखते हैं भाई यूट्यूब में सबसे छोटा वीडियो कौन सा है इस टॉपिक का, अरे 10 मिनट में मेरे को कौन पूरा चैप्टर पढ़ा देगा, अरे कौन मेरे को 50 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा देगा। आप सबसे मेन चीज इस बीच में भूल जाते हो कि आपने खुद से कितना पढ़ा। किसी टीचर की गैर मौजूदगी में, किसी YouTube सेशन की गैर मौजूदगी में आपने खुद में कितना टाइम इन्वेस्ट करा, खुद की पढ़ाई में कितना टाइम इन्वेस्ट करा, आप इस बात को भूल जाते हो। एंड काउंट ऑन मी, यही सबसे बड़ी गलती करते हो। क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, इससे बेस्ट स्टडी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय तुम स्टूडेंट भी तुम होते हो और टीचर भी तुम होते हो भाई। मतलब तुम्हारे अंदर दो पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती है। देखना कभी सेल्फ स्टडी को इंट्रोस्पेक्शन करना इसका, तो तुम्हें खुद समझ में आएगा भाई कि तुम्हारे अंदर दो पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती है, एक टीचर वाली, एक स्टूडेंट वाली। तुम्हारे अंदर ही एक टीचर बन जाता है एक हिस्सा, तुम्हारे अंदर ही एक हिस्सा स्टूडेंट का बन जाता है, और तुम आपस में एक दूसरे को समझाते हो। यह सबसे बेस्ट लर्निंग होती है भाई। तो उसको फोकस करो। जो भी फॉर्मूला शीट या शीट तुमने बनाई है, सबसे पहले आपको उसको रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको उसको रिवाइज करना है। जो भी फॉर्मूला शीट अगर आपने बनाई है, सबसे आसान काम है कि आप उसको रिवाइज करो, ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। यार ये क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। ये वाले अगर क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे, ये कंसेप्ट पूछ लिया, तो मैं ये ट्रिक अप्लाई कर दूंगा। ये अगर बिल्कुल कनेक्शंस कॉर्ड्स जुड़ रही हैं, तो आपके क्वेश्चंस को देखते ही आपको वो फॉर्मूला, वो ट्रिक याद आ जाएगी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी, और तुरंत वो क्वेश्चन जो होगा 30-35 सेकंड्स में यूं सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपने फॉर्मूला शीट नहीं लिखा तो सोचते रहो यार ये कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा, यार ये क्वेश्चन कहां होगा। तो ये चीज तुम्हें हमेशा सेल्फ स्टडी से ही आएगी। जो चीज तुम्हें ट्रिक से याद करनी है वो सेल्फ स्टडी से होगी। मैं ट्रिक तुम्हें बता सकता हूं, एग्जीक्यूट तुम्हें करना है। बीइंग अ टीचर, कोई भी टीचर तुम्हें ट्रिक्स बता सकता है, एग्जीक्यूट तुम्हें करना है, और उसकी एग्जीक्यूशन का जो प्लान होगा वो सेल्फ स्टडी में ही क्रिएट होगा। तो उस दौरान आपको क्या करना है भाई, सेल्फ स्टडी करते हुए चलना है। आगे चलते हैं। रिवाइज ऑल नेमिंग रिएक्शंस। ऑर्गेनिक के लिए जितनी नेमिंग रिएक्शंस हैं एनसीईआरटी में, और जहां जो मैकेनिज्म दिया है, SN1, SN2, डिहाइड्रेशन, जो ईस्टरिफिकेशन, जो मैकेनिज्म दिया है उनको जरूर रिवाइज करो। बिकॉज नीट में आपको नेमिंग रिएक्शंस या मैकेनिज्म बेस्ड रिएक्शंस पूछी जाती हैं। और नेमिंग रिएक्शंस को क्या कर लो, उसकी एक अलग से शीट बना लो। इनकेस नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, वो शीट भी मैं तुम्हें दे दूंगा। बट वो सेल्फ स्टडी में खुद से पढ़ना है,
उसको कोई टीचर से पढ़ते हुए नहीं देखना है, कोई वीडियो नहीं देखना, किसी टीचर से पढ़ना नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस आपको सेल्फ स्टडी से करना है। शीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि ये सेल्फ स्टडी की चीज है भाई, ये सारी चीजें सेल्फ स्टडी से रिलेटेड है। सेल्फ स्टडी में ही ये सब चीजें आपकी सबसे इफेक्टिव वे में आपके अंदर स्टोर होंगी, जिसको आप निखार के रिफ्लेक्ट करोगे अपने नीट के एग्जाम वाले दिन। तो ये आपको 100% करना है। एनसीईआरटी में नेमिंग रिएक्शंस के लिए मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारी नेमिंग रिएक्शंस लिख लो, एज सिंपल एज दैट। तो याद हो जाएंगी, तो याद हो जाएंगी। और उसमें कुछ ना कुछ आप रीएजेंट के लिए कोई जिंगल बना लो, कोई निमोनिक बना लो, कोई आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसके लिए कोई निमोनिक बना लो, सो दैट वो नेमिंग रिएक्शन याद हो जाए। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, नाम तो याद हो जाता है, रिएक्शन भी समझ में आ जाती है, लेकिन रीएजेंट कई बार भूल जाते हैं, और क्वेश्चन आ जाएगा रीएजेंट के ऊपर, तो वो रीएजेंट का और नाम के साथ कोई जिंगल बना लो कि भैया ये रिएजेंट इस नेमिंग रिएक्शन में यूज होता है, दोनों को मिलाकर कोई ऐसा कोई लाइन बना लो, कोई वर्ड बना लो, उससे तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी। और सबसे अच्छा खुद के द्वारा जो निमोनिक या जिंगल बनाओगे वो बेस्ट होगा भाई, वो सबसे बेस्ट होगा। देन लर्न रिएक्शन कन्वर्जन। सबसे ट्रिकी पार्ट यही होता है, बच्चे रिएक्शन कन्वर्जन पे ध्यान नहीं देते, और उसका पर्पस है, उसका जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ एक ही रहती है कि आपको रीएजेंट्स का फंक्शन नहीं पता होता। आपको सारे रीएजेंट्स के फंक्शन पता होने चाहिए। मुझे पता होना चाहिए अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, मुझे पता होना चाहिए एक्वस KOH क्या करेगा, मुझे पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादातर क्या काम करता है। अगर मुझे रीएजेंट्स का फंक्शन पता है, कन्वर्जन्स पे प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो कन्वर्जन्स पर वहां फोकस करना है। देन लर्न फंक्शंस ऑफ रिएजेंट्स, वही मैं बात कर रहा हूं, फंक्शंस ऑफ रिएजेंट्स की बात आपने, जो कि कन्वर्जन्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जरूर करना है। तो फंक्शंस के रिएजेंट्स, मतलब जो रिएजेंट्स के फंक्शन है, उनको जरूर आप एक जगह पर लिख लो, उनको जरूर आप एक जगह पर लिख लो। जितने भी रिएजेंट्स हैं उन सबके फंक्शंस जो हैं वो आप एक जगह पर लिख लो, कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है। अब अगर हम डोमेन वाइज जाए, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो सबसे पहले मैं आपको यह बोलूंगा जिनका वेटेज ज्यादा है उनको सबसे पहले निपटाओ, उनको सबसे पहले निपटाओ। जैसे अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री पे बात करूं, भैया मोल सबके पिताजी हैं, मोल सब टॉपिक के पप्पा हैं, ये पप्पा के पप्पा हैं जिनको हम दादाजी कहते हैं। मोल को आप बिल्कुल मत छोड़कर जाओ। आपको जो मैं एमसीक्यू की ट्रिक बता रहा हूं, आप सबसे पहले वो एमसीक्यू मोल कंसेप्ट के स्टार्ट करो, और इसी ऑर्डर में आप नीचे जाओ, मोल कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और फिर सॉल्यूशंस। ये होगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की अप्रोच। आपको डाउन द ट्रेंड फिजिकल केमिस्ट्री में यही अप्रोच लगानी है। पहले आपने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया, फिर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, और फिर सॉल्यूशंस। यही आपको स्ट्रेटेजी इनऑर्गेनिक में भी लगानी है, और यही स्ट्रेटेजी ऑर्गेनिक में भी लगानी है। अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री को अगर मैं बोलूं तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, VBT, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर है। ये टॉपिक्स पर आप क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी नहीं पढ़ना, थ्योरी पढ़ने का टाइम खत्म। VSEPR में बस थोड़ा सा पढ़ लेना, वन शॉट अगर आपको VSEPR का मिल जाता है तो VSEPR आप जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, ज्योमेट्री कैसे बन रही है। बाकी सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाना, न्यूमेरिकल से हाइब्रिडाइजेशन भी क्लियर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगी, VBT भी क्लियर हो जाएगी। तो सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, MCQs लगाने। सेम P ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और फिर D&F। ये डाउन द ट्रेंड है, मतलब वेटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सबसे ज्यादा वेटेज अगेन केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग प्रायोरिटी से अपन को रिवाइज कर दी है, प्रायोरिटी से अपन को पढ़ते हुए चलनी है। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमर्स, IUPAC नेमिंग्स और इंटरमीडिएट्स, कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, किस ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी उसकी आती है ट्रेंड में, और आपके रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, चारों चीजें। लेकिन अगेन मैं इसमें आपको यही बोलूंगा, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये स्ट्रांग होगा। अभी थ्योरी पढ़ने का टाइम गया, अगर मैं थ्योरी की बात करूं ना तो सिर्फ IUPAC और आइसोमर में 30 दिन लग जाएंगे अगर प्रॉपर थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो।
अभी इतना टाइम नहीं है, 30 दिन में अपन को पूरा नीट कवर करना है सिलेबस। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन पर डे। आप डिसाइड कर लो, आज मैंने जीओसी का एक वन शॉट देख लिया, वन शॉट कितना, 1 घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे में मैक्सिमम कंप्लीट। 2 घंटे में अगर मैंने वन शॉट देखा है तो नेक्स्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं सिर्फ उस पर क्वेश्चन लगाऊंगा, मैं सिर्फ उस पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो वो सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं और उसी पर आपकी थ्योरी हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चंस की आप अच्छी स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हो। अगेन मैं बार बार बोलूंगा, मटेरियल पर पैसा खर्च मत करो, तुम टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहां पर मैं मटेरियल भी देता जाऊंगा। काउंट ऑन मी, आपको सारा मटेरियल मिलेगा। इन केस अगर आपको कुछ मुझे और लगता है कि कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे दूं, वहां पर भी मैं छोटे वीडियोस ले आऊंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। लेकिन आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल के साथ भी और यूट्यूब चैनल के साथ भी। देन हाइड्रोकार्बन्स, बड़ा चैप्टर है भाई, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन सभी आता है इसमें। कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिनोल, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, एंड लास्ट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सबसे कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर मैं अल्कोहल, कार्बोनिल, हेलो एल्केन में पूछूं, इन चैप्टर्स की बात करूं, तो इसमें आपका रिएक्शन कन्वर्जन्स, नेमिंग रिएक्शंस, किस रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है वो, और टेस्ट। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में मैं तुमको बता दूं, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट कर लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का टेस्ट कर लेना। ये टेस्ट जरूर पढ़ते हुए जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आते हैं आपको क्योंकि, ठीक है। और एक और चीज जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी, जो बच्चे कई बार उसको ओवरलुक कर देते हैं, कई बार उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो जहां रिएक्शन मैकेनिज्म मिले वो रिएक्शन मैकेनिज्म कर ले, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, वो रिएक्शन मैकेनिज्म जरूर पढ़कर जाए। वो रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत काम किए। तो ये ऑर्गेनिक के लिए आपका रहेगा। नेमिंग रिएक्शंस मैंने बता दी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको नेमिंग रिएक्शंस को रखना है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे सॉल्व करते हुए चलना है। तो ये तो हो गई भैया डोमेन वाइज उन लोगों की बात जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। अब जिनका वेटेज सबसे कम है उसका क्या करें? जिसका वेटेज सबसे कम है उनका क्या करें? उनके बस पिछले 15 साल के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कर लो। जैसे पॉलीमर्स है, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स जेई लेवल पर बहुत ज्यादा आती है, नीट लेवल पर बहुत कम आती है। जेई वालों के लिए बहुत ज्यादा आती है क्योंकि उसकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है। थर्मोडायनेमिक्स नीट के एग्जाम में बहुत कम पूछते हैं। तो आप इन सारे चैप्टर्स के क्या कर सकते हो? आप इन सारे चैप्टर्स के सिंपल PYQs पिछले 15 साल के सॉल्व कर सकते हो। कई बुक्स आती हैं जो पिछले 15 साल के PYQs आपको देती हैं टॉपिक वाइज, सब चैप्टर वाइज, वही टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपको PYQs के सॉल्व करने हैं, काम खत्म। और बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। टाइम आपको इन्वेस्ट करना है पिछले 3 चीजों में जो मैंने बताई, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में, इनऑर्गेनिक के और ऑर्गेनिक के। तो यहां पर आपकी पूरी स्ट्रैटेजी हो जाएगी जो कि लास्ट 30 डेज के लिए टोटली इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज होगी। अब उसमें एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप देख लो, सॉल्व 1 मॉक पेपर और प्रीवियस पेपर क्वेश्चन डेली और एवरी ऑल्टरनेट डे एटलीस्ट। मैं तो तुमको डेली बोलूंगा क्योंकि अगर तुम डेली एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो तो मॉक टेस्ट पेपर में क्या होगा, पूरा नीट का एक पेपर लोगे तो उसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों रिवाइज हो जाएगा। और आई एम श्योर फिजिक्स और बायो में भी तुम्हें यही बताया गया होगा कि मॉक पेपर सॉल्व करो। तो तुम एक ही कॉमन मॉक पेपर सॉल्व कर लो ना 3 घंटे का। 30 दिन अभी तुम्हारे पास है। मैंने तुम्हें केमिस्ट्री में बता दिया 2 घंटे का वन शॉट देखना है तुम्हें, मैक्सिमम बोला है, वो भी 1-1.5 घंटे का मिल जाए तो और अच्छी बात है। 2 घंटा मैक्सिमम वन शॉट देखना हर चैप्टर का, जो चैप्टर मैंने वेटेज बताए। उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, MCQs जितने हो सके। क्वेश्चंस 2 घंटे आप सॉल्व करोगे, 2 और 2 कितने हो गए? 4 घंटे। और फिर एक मॉक टेस्ट बस आपको देना है। मॉक टेस्ट में सिर्फ मैं 1 ही घंटा ले रहा हूं क्योंकि बाकी 2 घंटे आप फिजिक्स और बायो भी दोगे क्योंकि मॉक टेस्ट कॉमन होगा। तो आपको सिर्फ ये 5 घंटे मैं बोल रहा हूं केमिस्ट्री के लिए। 4.5 से 5 घंटे इज मोर देन इनफ फॉर केमिस्ट्री। और इतना ही 4.5 से 5 घंटे आप फिजिक्स के लिए, 4.5 से 5 घंटे बायो के लिए। 12 से 14 घंटे में आपका डेली का 30 दिन अगर आप दोगे, आपके नीट का स्कोर आप खुद देखना, अपना कॉन्फिडेंस आप खुद देखना नीट एग्जाम में, और आप खुद समझना कि कितना इफेक्टिवली आपने ये लास्ट 30 दिन को आपने यूज किया है, कितना इफेक्टिवली आप ये 30 दिन यूज कर रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
क्लियर हो गई? नेक्स्ट, डू मॉक पेपर एनालिसिस विदाउट फेल। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि मॉक पेपर दे देते हैं और बोलते चलो सर अब थक गए, अब खत्म कहानी। अगर आप मॉक पेपर का एनालिसिस नहीं करते हो तो मतलब उस मॉक पेपर को देने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि पेपर, टेस्ट पेपर देना पर्पस नहीं था, टेस्ट पेपर से गलतियां निकालना और उस गलतियों को सुधारना हमारा पर्पस था कि भैया इस मॉक पेपर में हमने क्या गलती करी है और इस गलती को अब हम सुधार कैसे सकते हैं, यह हमारा पहले प्रायोरिटी पर काम था, यह हमारा एजेंडा था मॉक पेपर को सॉल्व करने का। तो सिर्फ पेपर को देकर खत्म नहीं करना, उसका एनालिसिस करना है, ईमानदारी से बैठना। अगर तुम 3 घंटे पेपर देते हो तो मुझे लगता है आधा पौन घंटा तुम्हें बस उसको चेक करने में, एनालिसिस करने में लगेगा। ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं आया तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या सोल्यूशन है, क्या उसमें चीज है जो तुम याद कर सकते हो कि अगर ये मान लो नीट के पेपर में आ जाए तो वहां तुम उलझो ना, वहां तुम अटको ना, वहां पर क्या ऐसे चीज लिंक कर सकते हो जिससे वो आपको सोल्यूशन बन जाए। और मैं समझता हूं जैसे न्यूमेरिकल में मैं समझता हूं सिर्फ क्वेश्चन को स्टार्ट करने की देर होती है, वो पहली लाइन नहीं समझ में आती क्या लिखे, एक बार वो पहली दूसरी लाइन लिख जाती है ना, पूरा क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। मानो पेन खुद ब खुद चलने लग जाए भैया, ऐसे ही होता है, पेन खुद ब खुद चलने लग जाए, चीजें खुद ब खुद अपने आप होने लग जाए, अपने आप आंसर आ जाए, कुछ ऐसा चमत्कार टाइप का होता है। होता होगा, फील करना कभी। लेकिन वो बस पहली 2 लाइनों का संघर्ष रहता है, तो बस वो पहली 2 लाइनों को आप कनेक्ट कर लेना। आप कुछ मन में जिंगल, मन में निमोनिक, कोई कहानी, किसी कहानी से उसे कनेक्ट कर लेना। और मैं हमेशा करता हूं, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसा करता था, मैं जगह बदल बदल के पढ़ता था। जैसे मैं एक टॉपिक अगर इस जगह पर बैठकर पढ़ रहा हूं ना, तो मैं दूसरा टॉपिक किसी और जगह पर बैठकर पढ़ूंगा, होगा रूम वही, लेकिन मान लो पहले मैं स्टूल पर बैठकर एक टॉपिक पढ़ा, फिर मैं कुर्सी पर बैठकर एक टॉपिक पढ़ लूंगा, फिर मैं चलते चलते एक टॉपिक पढ़ लूंगा। तो मुझे पता क्या याद रह जाता था कि ये टॉपिक मैंने कहां पढ़ा था, और उससे वो चीजें लिंक होने लगती हैं। एक ही जगह पर सब कुछ पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन होगा ही होगा। हालांकि ये सारी बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, पर्सन टू पर्सन ये वेरी होता है, लेकिन ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूं स्ट्रेटेजीज, ये बड़ी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं, पिछले एक्सपीरियंसेस से मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये चीज बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो मॉक पेपर का एनालिसिस डेली करना है, कहां गलती करी है, कहां पर तुम्हें क्वेश्चन नहीं बना, उसको कैसे सुधारा जाए, वो चीज करना है, ठीक है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को बार बार थॉरो करते हुए चलना है भाई। वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की छोटी सी एक रजिस्टर तुम्हारे पास होगा, उसके पन्ने पलटाते जाओ, ताकि एग्जाम सेंटर में भी जाओ तो सुबह सुबह वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लिए कि यार ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए और ये क्वेश्चंस हमें जरूर मिल सकते हैं, ठीक है। और एनालिसिस के दौरान अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज पर काम करना है, पता करना है कि कौन से एरियाज स्ट्रॉन्ग है, कौन से एरियाज वीक है। गेट टू नो योर वीक एरियाज, रिविजिट क्वेश्चंस यू डिड रॉन्ग। वही मॉक पेपर के एनालिसिस में आपको पता है कि आपने डीएनएफ ब्लॉक का ये क्वेश्चन आपको नहीं आया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे, या आपको पता चल गया केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का आपका हाफ लाइफ नहीं निकल रहा, तो आपको उनको रिविजिट करना है। थ्योरी पे जाओ या क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी समझो, लेकिन वो रिविजिट करना है, क्योंकि हाई वेटेज के जो चैप्टर्स है वो लास्ट 30 दिन में अपन छोड़ नहीं सकते, ये जानते हुए कि यार ये हमसे बन नहीं रहा, ये मानकर कि यार ये हमसे बनेगा भी नहीं, ऐसा हम छोड़ नहीं सकते। एटलीस्ट हाई वेटेज के चैप्टर्स पर हमें 100% कमांड बनानी है। जिसमें लीस्ट वेटेज है उसको भले आप छोड़ दो, उसका टाइम आप हाई वेटेज में लगा दो अगर आपसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, लेकिन हाई वेटेज को नहीं छोड़ना है। और शुरुआत के 3-3 4-4 चैप्टर्स तो बिल्कुल करके जाने हैं, वन शॉट भी और उनके एमसीक्यूज भी। कोई अगर मुझसे एमसीक्यू का नंबर पूछे तो एक चैप्टर में मुझे लगता है 50-60 क्वेश्चंस काफी हैं, 50 क्वेश्चंस इज मोर देन इनफ। वन शॉट तुम देखोगे, उसके बाद उस चैप्टर के 50 क्वेश्चन तुम लगा लोगे, कमांड बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन वो 50 क्वेश्चन मिक्स्ड होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से होने चाहिए। ये नहीं कि तुमने आसान आसान टॉपिक के लगा ली और फॉर्मेलिटी के लिए, खुद को खुश करने के लिए बोल दिया कि हाँ मैंने 50 क्वेश्चन कर लिए। देखो तुम बोल सकते हो खुद से ऐसा, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर मालूम पड़ेगा कि अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, वो उस चैप्टर पर वो कॉन्फिडेंस जो तुम्हें चाहिए वो नहीं आ सकता। उसको लाने के लिए वो ईमानदारी से 2 घंटे वन शॉट पर और ईमानदारी से 2 घंटे उसके क्वेश्चन सॉल्विंग पर, एमसीक्यू सॉल्विंग पर देने हैं, और फिर 1 घंटा मॉक टेस्ट पर देना ही देना है। तो ये तुम्हारी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारी स्कोर को बूस्ट करने के लिए, और उससे ज्यादा तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए।
क्योंकि देखो अल्टीमेट कहानी क्या है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस से ही है। नीट के एग्जाम वाले दिन तुम कितने कॉन्फिडेंटली एग्जाम सेंटर में जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, कितने कॉन्फिडेंटली तुम एग्जाम पेपर में अपीयर करते हो, इसका बहुत ज्यादा लेना देना है उस दिन तुम्हारे रिजल्ट से। इसलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है, और कॉन्फिडेंट दिखना और होने में बहुत अंतर है। मैं अगर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं दिख रहा हूं लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज से किसी को मेरे को डराना नहीं है कि आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट। मुझे खुद में अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ यार आज मैंने ये कर लिया है, और मेरे को कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं आग लगा कर आऊंगा। आज ये मैंने पूरी तरीके से ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसका तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए और मुझे मालूम है इसमें से 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क तो मेरे वैसे ही पक्के पकाए हैं इस चैप्टर में से। ऐसे हर चैप्टर का एक एनालिसिस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए भाई, क्योंकि वो अंदर से जब कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो वो पेपर पे भी रिफ्लेक्ट होगा और नीट के स्कोर कार्ड पे भी रिफ्लेक्ट होगा। वही कॉन्फिडेंस तुम्हें विनर बनाएगा, वही कॉन्फिडेंस तुम्हें चैंपियन बनाएगा। तो भैया अगर तैयार हो चैंपियन बनने के लिए, अगर तैयार हो नीट में आग लगाने के लिए, तो अब भी देर नहीं हुई है। ये वीडियो जब तुम देख रहे हो, अगर अभी भी नीट तुमसे 30 दिन, 25 दिन, 20 दिन, 15 दिन या 10 दिन की दूरी पर भी है, तो भी तुम इन स्ट्रेटेजीज को जो मैंने इस वीडियो में बताई है, अगर इसको लगा देते हो तो आग लगा कर आओगे नीट के पेपर में। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं कोई जड़ी बूटी है, कोई चूड़न है जिसको मैं चटा दूंगा तुमको। ये स्ट्रैटेजी एक्सपीरियंस से निकल कर आई है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से आई है कि ये स्ट्रैटेजी पर अगर आप चलते हो आखिरी कुछ दिनों में, तो 100% नीट आपका बहुत अच्छा जाता है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसको अमल में लाओगे। ये वीडियो सिर्फ देखकर सुनकर आगे बढ़ने वाला नहीं है। इस वीडियो के हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक पॉइंट बहुत महत्व रखते हैं, और इसको एग्जीक्यूट जितना करोगे, तो फिर अपन नीट के स्कोर कार्ड को देखकर बात करेंगे कि देखो कितना नीट का स्कोर कार्ड में कितना मार्क्स बूस्टअप हो गया इस स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। क्लियर हो गया? और ये स्ट्रैटेजी वीडियो सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, अपने जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी भाई लोग हैं, सबके साथ शेयर करना है, सभी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना है, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी कम्युनिटीज पर शेयर करना है। ठीक है? ऐसी धमाकेदार वीडियोस मैं और लाता रहूंगा। तो दिस इज अभिषेक अग्रवाल साइनिंग ऑफ नाउ, और जुड़े रहिए अभी चैनल के साथ नीट गुरुकुल के साथ, क्योंकि नीट के गुरु हैं बहुत ही कूल। तो नीट गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही दमदार सेशंस आपको मिलते रहेंगे, लेक्चर के भी मिलते रहेंगे, स्ट्रैटेजी वीडियोस भी मिलते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी अब आपको मिलेगी हमारे ही चैनल, हमारी ही ऐप के थ्रू। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ, और इसको जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।